नमस्कार, मिशन एडमिशन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लॉकडाउन के बहाने सफलता का सफर पार्ट 4 में यह बताने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सा प्रिंसिपल था जिसके माध्यम से एलन मस्क ने सफलता की उन तमाम सीढ़ियों को चढ़ा और आज दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर बन चुके हैं। पिछले एपिसोड में मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि एलन मस्क की सफलता के पीछे एक सिद्धांत काम करता है जिसका नाम है थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यह सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, इसकी हल्की सी झलक मैंने अपने बैंक में काम करते हुए उन अनुभव के माध्यम से देने की कोशिश की थी जो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेवर से नो सिद्धांत पर आधारित थी। क्योंकि आप जैसे ही किसी काम को लेकर ना बोलते हैं वैसे ही आपके काम करने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है और जैसे ही आप हाँ बोलते हैं आपके काम करने की सारी संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। एक तरह से कहें तो आप चिंतन मनन उसके काम के लिए प्रारंभ कर देते हैं और साथ ही साथ यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह काम करने की वह प्रक्रिया कौन सी होगी जिसके माध्यम से आप लक्ष्य को पा सकते हैं। एलन मस्क का यह सिद्धांत थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी एक ऐसे अनजाने काम को करने की है जो एक चुनौती जैसा होता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वह बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करते हैं लेकिन किसी काम के लिए हाँ बोलने के बाद उस पर बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, जिसका उदाहरण मैंने पिछले एपिसोड में साउथ ऑस्ट्रेलिया के बिजली संकट के दौरान देख चुके हैं। सवाल उठता है हाउ टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का उपयोग आम जीवन में कैसे किया जाए और एलन मस्क जैसे सफलता कैसे हासिल की जाए। इसके लिए हम 3 चरण यहां बताने जा रहे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी मौजूदा अवधारणाओं को पहचानें और उसको लिखें। दूसरा, समस्या के मूल आधार या कहें कि फंडामेंटल बेसिक्स को अलग अलग रख लें या कर दें। तीसरा है फिर फर्स्ट प्रिंसिपल सिद्धांत का अनुपालन करते हुए नए समाधानों की खोज करें। अर्थात फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन योर एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस। सेकेंड, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू फंडामेंटल बेसिक्स। एंड थर्ड, बिल्ड न्यू सॉल्यूशंस यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। पहले चरण पे बात करते हुए एलन मस्क कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास किसी काम के लिए जो संभावित जानकारी या आइडिया है उसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक या ध्यानपूर्वक लिख डालना चाहिए। इससे आपके दिमाग में उस काम के प्रति एक रोड मैप तैयार हो जाता है जिससे आप अपने उद्देश्य के प्रति अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक रिसर्च पेपर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैसे ही पहले चरण में आपके एग्जम्पशंस का पता चल जाता है। दूसरे चरण में आप संपूर्ण समस्या को उसके मूल से अलग अलग कर डालिए जिससे किसी सिद्धांत के पीछे काम करने वाली उस पूरी स्ट्रेटजी का पता चल जाएगा जिसके आगे आप काम करना चाहते हैं। जैसे कहीं पर कार्य करना आप प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि हमारे डिपार्टमेंट की उन फाइलों को गौर से पढ़ लीजिए या देख लीजिए कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है। एक मन में आइडिया लग जाता है कि किसी भी काम को कैसे किया जा सकता है। इसीलिए रिसर्च के बारे में कहा जाता है कि रिसर्च कोई नया इन्वेंशन नहीं है बल्कि पहले से ही उपलब्ध जानकारी के हिसाब से पहले से उपलब्ध जानकारी में एक नया फीचर जोड़ने जैसा है। उदाहरण के लिए यदि हम लें तो मान लीजिए बाजार में कोई एक मोबाइल है और उसको आप नया रूप देना चाहते हैं तो जो भी नया एक तरह से हम कहें कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, उसी मोबाइल में पहले से बने बनाए मोबाइल में एक नया फीचर सपोज एंड्रॉयड फीचर डाल देता है तो उस मोबाइल की सेल ना सिर्फ बढ़ जाती है बल्कि उसमें बहुत सारे काम भी और आसान हो जाते हैं। ठीक इसी तरह एलोन कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल की समस्या का हल यही है
कि पूर्व निर्धारित सोच और तरीकों को पहले पहचाना जाए। इसके लिए जटिल समस्याओं को हल करने और नई रचनात्मक संभावनाओं को पता लगाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वे मानते हैं कि नई जानकारी हासिल करने का एक यही सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए कई बार वो इसे पहले सिद्धांत का तर्क अर्थात रीजनिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं। इसके माध्यम से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को वे बताते हैं कि आप आसानी से तोड़ सकते हैं और उसके लिए बेसिक एलिमेंट्स की समझ पैदा कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप एक नए प्रोजेक्ट की जमीन तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का उपयोग दुनिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण विचारकों ने किया है, चाहे वह जॉन गुटेनबर्ग रहे हों, न्यूटन रहे हों अथवा अरिस्टोटल रहे हों। इसी सिद्धांत को अपने जीवन का अंग मानते हुए एलन मस्क ने अपने काम करना प्रारंभ किया और आज दुनिया में एक एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। सवाल उठता है, इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का उपयोग कैसे किया जाए? इसका भी एलन जिक्र करते हुए कहते हैं, बात 2002 की है, जब मैंने मंगल पर अपना पहला रॉकेट भेजने के लिए खोजबीन प्रारंभ की। इसी समस्या को हल करने के लिए मैंने एक एरोस्पेस कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है स्पेसएक्स। यह मेरे लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसके बारे में जानना एक अकेले व्यक्ति के लिए कल्पना करने जैसा ही है। परिणामस्वरूप मैंने खुद दुनिया भर के कई एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स की कंपनियों का दौरा किया, जिससे मुझे पता चला कि हम यदि एक रॉकेट खरीदते हैं तो इसकी लागत 65 मिलियन यूएस डॉलर तक हो सकती है। अंततः मैंने यह निश्चित किया और समस्या को जानने की कोशिश की कि ये बनता कैसे है और इसमें काम करने वाले किन किन तत्वों का या मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इसके बाद मैंने चीजों को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नजरिए से देखना प्रारंभ किया। मैंने पाया कि आपको किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले सिद्धांतों से तर्क करना सिखाता है। इसलिए मैंने पहले सिद्धांतों को समझा, जानने की कोशिश की कि रॉकेट कैसे बनता है और किन किन तत्वों का इसमें उपयोग किया जाता है। फिर हमने इसमें देखा कि एरोस्पेस बनाने के लिए हमें ग्रेड एल्युमिनियम, एलॉय, टाइटेनियम, कॉपर एंड कार्बन फाइबर का मिश्रण तैयार करना होता है, जिसको मैंने कमोडिटी मार्केट में जाकर सर्च करना जब प्रारंभ किया तो पता चला कि इसकी कीमत मात्र पूरे रॉकेट की कीमत के 2% से भी अधिक नहीं है। तब मैंने निर्णय लिया कि इसको हम खुद बनाएंगे और तभी से एरोस्पेस या कहें में एक तरह से हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची और एक तरह से स्पेसएक्स पूरी तरह से फंक्शन में आ गया। कुछ वर्षों के भीतर ही स्पेसएक्स ने जमकर लाभ कमाते हुए रॉकेट को लॉन्च करने की कीमत से लगभग 10 गुना कम कर दिया। आपने देखा कैसे मस्क एरोस्पेस के फंडामेंटल को ब्रेक करते हुए इसकी उच्च कीमत को कम किया और पहले से अच्छा समाधान भी प्रस्तुत किया। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग एक तरह से मन में उठ रहे विचारों के बॉइलिंग पॉइंट जैसा है। जब तक आप इसके फंडामेंटल को नहीं समझ लेते तब तक आप चैन से नहीं बैठ पाते। आइए अब हम जानते हैं इसका उपयोग जीवन में कैसे किया जाए। फर्स्ट प्रिंसिपल को मानने वाले लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। 2000 पहले अरस्तु ने भी कहा था, यह एक ऐसी सोच है जो हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए मजबूर करती है। वह प्रत्येक समस्या को एक सवाल की तरह लेने के लिए हमें विवश करती है और तब तक कोई भी व्यक्ति इसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि उसका हल ना मिल जाए। व्यवहारिक स्तर पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का लाभ पाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को बहुत गहरे जाने की आवश्यकता नहीं होती। बस अन्य लोगों की तुलना में 1 या 2 स्तर अधिक जाने की आवश्यकता होती है।
क्योंकि आपको बहुत चीजें पहले से मालूम होती है। प्रसिद्ध फाइटर पायलट और सैन्य रणनीतिकार जॉन ब्रायड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का उपयोग व्यवहारिक तरीके से कैसे किया जा सकता है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया, और उन्होंने बताया कि कल्पना कीजिए आपके पास 3 चीजें हैं। पहला, पानी में चलने वाली मोटर बोट, दूसरा एक सैन्य टैंक और तीसरा एक साइकिल। अब इन तीनों वस्तुओं को उनके विभिन्न उपकरणों सहित अलग अलग आप कर दीजिए। जैसे मोटर बोट से मोटर, एक नाव की पतवार और एक जोड़ी इसे चलाने वाला इंजन आप निकाल लीजिए। फिर टैंक में से धातु के टुकड़े, स्टील के कवच पेट और एक बंदूक। साइकिल में से हैंडल बार, पहिए, गियर और एक सीट। अब आपके पास इतनी सारी सामग्री एक साथ है। कल्पना कीजिए इससे अब आप क्या बना सकते हैं। एक विकल्प यह है कि बाइक से हैंडल बार और सीट को मिलाकर टैंक के से धातु के धागे और नाव से मोटर और स्काई को जोड़कर एक स्नोमोबाइल टैंक बनाया जा सकता है। मतलब एक ऐसा टैंक जो बर्फ के मैदान में आसानी से चल सकता है। जॉन ब्रायड यह संक्षेप में फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रक्रिया कहते हैं या मानते हैं। यह एक स्थिति को मुख्य टुकड़ों में तोड़ने, फिर उन सभी को एक साथ अधिक प्रभावी तरीके से जोड़ने का एक चक्र मानते हैं। मतलब पहले किसी चीज को डिकंस्ट्रक्ट करना, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि पहले किसी भी चीज को तोड़ करके उसकी सारी प्रक्रिया को जान लेना, फिर उसमें नई कुछ चीजें मिला करके एक नए तरीके से एक नए उत्पाद या नई चीज का निर्माण कर देना। मतलब इसी को हम कहें डिकंस्ट्रक्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। सवाल उठता है यह इनोवेशन कैसे है, अथवा हाउ फर्स्ट प्रिंसिपल ड्राइव इनोवेशन। स्नोमोबाइल टैंक का उदाहरण फर्स्ट प्रिंसिपल की सोच की एक उदाहरण मात्र नहीं है। एक तरह से हम देखते हैं ये असंबद्ध क्षेत्रों के संयोजन से एक नई चीज का निर्माण इसके माध्यम से किया जा सकता है। देखने में है एक टैंक, एक साइकिल में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन इसके माध्यम से एक स्नो टैंक को कैसे विकसित किया जा सकता है, यह एक ऐसा ही इनोवेशन है। इस तरह आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कई सिद्धांतों और नए विचारों को एक साथ जोड़ने और इनोवेटिव तरीके से विभिन्न विषयों के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। क्योंकि आप किसी भी चीज की शुरुआत तथ्यों के साथ प्रारंभ करते हैं। जब इसकी एक बार नींव पड़ जाती है तो इसके बाद आप प्रत्येक छोटे टुकड़े को बेहतर बनाने की योजना बनाते हैं। प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बेहतर विकल्प की ओर हमें ले जाती है और हमें औरों से अधिक रिच और अमीर बनाती है। अब सवाल उठता है कि हम अपने बारे में एलोन मस्क जैसा कैसे सोच सकते हैं। हाउ टू थिंक फॉर योर सेल्फ विथ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एलोन मस्क इसके बारे में स्वयं कहते हैं मनुष्य का स्वभाव है दूसरों के जैसे नकल करना। मसलन लॉकडाउन में एक इंस्टीट्यूट वेबिनार करा रहा है तो उसको देखते हुए 10 और लोग वही काम करने लगते हैं। जबकि अधिकांश लोग जब भविष्य की कल्पना करते हैं तो वे वर्तमान काम को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हमें वर्तमान फॉर्म को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए जब तकनीकी प्रगति की आलोचना करते हुए कुछ लोग फ्लाइंग कार कहाँ है यह सवाल पूछते हैं, तभी आपको जंप मारना है। मसलन जब लोग वेबिनार में फंसे हैं तब आप कैसे वर्चुअल क्लासरूम से के माध्यम से रियल क्लासरूम का विकल्प दे सकते हैं, यह भी एक इनोवेशन है। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ तो सही है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझ में आ गया, लेकिन हम एलोन मस्क जैसा क्या कभी बन सकते हैं? उनके जैसा क्या कभी सोच सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं? देखने में यह सब बहुत कठिन काम लगता है। यह हमारे से संभव नहीं हो सकता। मुझे लगता है यही सवाल अब आपके मन में उठ रहा होगा। सच बताऊं, सब बहुत आसान है। जब एलोन मस्क मात्र 18 वर्ष के थे तब उनके मन में भी यही सवाल उठते थे, लेकिन उसे उसी समय एक गुरु मिला
जिसने कान में एक मंत्र फूंका और वह इकोनॉमिक्स के छात्र होते हुए भी कैसे सॉफ्टवेयर और बाद में फिजिक्स के बारे में सोचने लगे और दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर बन गए, यह सब मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे मैं आपके सामने ला सकूं दुनिया भर की एक से एक बढ़ कर के नायाब कहानियाँ, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आज बस इतना ही। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।